गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए जैसे ये आप जेक बोर्ड जो आपका 2024 में जो 6 फरवरी से होने वाला है उसका सेट फर्स्ट का आपका जो है मैथ का सेक्शन डी जो आपका 5 मार्क्स का 5 इंटू 4 20 मार्क्स इस सेक्शन से आ रहा है। तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या क्या कि एक द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसका विभक्तर डिस्क्रिमिनांट निकालना है, फिर मूलों की प्रकृति बताना है कि वो जो है वो वास्तविक है या आभासी है, वास्तविक है या नहीं। और तीसरा आपको और इसके फर्स्ट में द्विघाती सूत्र का यूज करते हुए यानी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 उसका यूज करते हुए आपको इसका जो है मूल ज्ञात करना है, मतलब जीरोज निकालना है। देखिए अगर आप जो भी इंग्लिश मीडियम से भी है तो उसके लिए भी हम आपको इसका एक बता दे रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 7x प्लस 3, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। फिर बोल रहा है नेचर ऑफ द रूट्स का जो नेचर निकालना है। इसके बाद पूछ रहा है कि बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक। ओके, इसका हमको जीरोज निकालना है। ठीक है, सो चलो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बस बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया, एक द्विघात समीकरण दिया आपका 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ओके, सो यहाँ पर a अगर बोलिएगा तो a बराबर 2 है, b बराबर कितना -7 है और c बराबर 3 है। तो आप इससे डिस्क्रिमिनेंट d बराबर d का फॉर्मूला था b² माइनस 4ac। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको इसको याद रखना चाहिए। तो d बराबर b² यानी -7 का स्क्वायर -4, a कितना है आपका 2 और c कितना 3, तो 3 -7 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, 49 में 24 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 25 आया। तो देखिए डियर स्टूडेंट d ग्रेटर देन 0 आया, तो ग्रेटर देन 0 आया मतलब d जो है 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ क्या, अतः जो मूल होगा, अतः मूल है ना वास्तविक, मूल कैसा होगा वास्तविक है ना, आपका वास्तविक होगा, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होगा है ना, यानी अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। ओके, भिन्न भिन्न होगा मतलब अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होगा। ओके, आप इसको बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ओके, रूट्स जो होगा मूल जो होगा, तो ये आपका एक आपका डिस्क्रिमिनेंट पहले निकल गया, विभक्तर मूलों की प्रकृति, और उसकी प्रकृति क्या हो गया कि मूल जो वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। अब बोल रहा है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। तो द्विघाती सूत्र आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला आता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। तो आप ये फॉर्मूला आता है, अब इसको आप रख दीजिए माइनस b आपका कितना है -7 है, तो -7 रख दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है 25, तो 25/2, और a कितना है आपका डियर, a है 2, तो 2 रख दीजिए। देखिए -7 प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 का जो है 25 का वर्गमूल 5 होगा, फिर 2 2 से कितना जाएगा 4 होगा, 2 दूना 4, फिर एक बार आप क्या कीजिए प्लस कीजिए, यानी 7 प्लस 5/4 एंड और एक बार आप क्या कीजिए, एक बार आप इसको कीजिए 7 प्लस 5/4, तो आप इसमें लिख सकते हैं 7 प्लस 5 12/4, और आप इसको लिख सकते हैं, एक बार माइनस लेना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, 7 में 5 चला गया, आपको बचेगा 2/4। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 1 4 4 3 12 3, और क्या हो जाएगा आपका 2 1 2 2 4 1/2। अतः ओके, अतः आप लिख सकते हैं, अतः मूल जो होगा क्या होगा, अतः मूल कितना होगा 3 और 3 और कितना हो जाएगा 1/2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर कोई भी इसमें जो है कोई बच्चा जो इंग्लिश मीडियम से जेक बोर्ड में है तो उसके लिए भी बहुत ईजी है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए आप, x² के कोएफिशिएंट को a, x के कोएफिशिएंट को b, c कांस्टेंट टर्म, डिस्क्रिमिनेंट d बराबर b² माइनस 4c, पुट द वैल्यू ऑफ b, a and c, now we get the value of d is 25, since d greater than 0 that means the real, यहाँ पर आपको लिखना है, therefore the roots are real and different. Okay, so whenever we have to find the nature, now by using this formula, quadratic formula, x is equal to -b plus minus under root d by 2a, we have to put the value of b, a and d. We got this value, that means 7 plus minus 5/4, when one times we add and another times we subtract, so 7 plus 5 12/4, that will give 3, and here 7 minus 5, that means 2 2/4 1/2, so the roots are 3 and 1/2. ओके, तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 जो आपका क्या बोलता है, यदि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा
रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। ओके, यानी आपको ये थेल्स थ्योरम को, है ना, थेल्स थ्योरम को है, ये आपका थेल्स थ्योरम है, इसको आपको प्रूव करने बोल रहा है। अगर आप इंग्लिश में बोलिएगा तो इसको इंग्लिश का ये क्या, so that you prove that if a line drawn parallel to the one side of a triangle, then they divide the another two side in the same ratio, then they divide the another two side in the same ratio। यही आपका थेल्स थ्योरम है। दोनों लैंग्वेज पे लिखना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, इसलिए उसको एक ही लैंग्वेज पे बोल रहे हैं, बट एक्सप्लेनेशन हम दोनों लैंग्वेज से बोल कर देंगे, आपको बता देंगे, आपको बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सो इसको सबसे पहले आपको गिवन लिखा, मतलब दिया है, जिसको हिंदी में बोलते दिया, इंग्लिश में लिखना है गिवन। गिवन क्या है कि आपका क्या है आपका, ठीक है, तो आपका इसमें दिया हुआ है क्या कि आपको इसको शो करना है कि क्या दिया हुआ है इसमें। आपका ये गिवन है क्या कि ABC एक ट्रायंगल है, मतलब ABC एक त्रिभुज है। आप लिखोगे ABC एक त्रिभुज है, जिसमें ABC एक त्रिभुज है जिसमें आप क्या कर लीजिए, है ना, मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक त्रिभुज मान लीजिए, ABC एक ट्रायंगल है। ओके, जिसमें मान लीजिए क्या कि ये DE, ये एक लाइन है जो आपका DE है, सॉरी ये DE जो है, सपोज कीजिए, थोड़ा इसको अच्छा नहीं दिख रहा। ओके, सपोज दैट क्या कि ये लेट ABCD एक ट्रायंगल, मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है और DE एक लाइन है जो इसके पैरेलल है। ओके, ये एक DE जो है एक लाइन है, यहाँ D है, ये पॉइंट E है, ठीक है, DE इस एक लाइन है जो BC के भुजा के समांतर है, ठीक है, तो लिखेंगे ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर BC है ना, DE समांतर BC है, ठीक है, ये गिवन है दिया। फिर आपको इसके बाद लिखना है क्या कि टू प्रूफ, यानी सिद्ध करना है। हिंदी में उसको क्या लिखोगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, टू प्रूफ, यानी टू प्रूफ, ठीक है, क्या करना है क्या कि अनदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता बोलता है, यानी AD बाई BD बराबर करना है आपका AE बाई C ही करना। ओके, तो इसके बाद आप रचना लिख दीजिए। ओके, कंस्ट्रक्शन, जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो लिख दीजिए कि क्या करने बोल रहा है। तो आप एक काम कर लीजिए, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, DE लंब जिसको बोलते हो, DE लंब, मान लीजिए D से एक लंब खींच दीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए DN, और एक E से मान लीजिए EN, ठीक है, और यहाँ M कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, M परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, लंब कर दीजिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि EN लंब AB तथा आप बोल सकते हैं कि DM, है ना, लंब AC खींचा, है ना। इंग्लिश में लिखोगे कंस्ट्रक्शन EM परपेंडिकुलर टू द AC एंड EN परपेंडिकुलर टू द AB। ओके, अब क्या करना है, अब आपको प्रूफ करना है। आप प्रूफ करो, इट्स वेरी इजी, आप प्रूफ करो। ओके, आप यानी हिंदी में लिखते हो आपको प्रमाण, हिंदी में क्या लिखना है, प्रमाण। ओके, तो प्रमाण कीजिए, एक ट्रायंगल आप इसको पहले ज्वाइन कर दीजिए। ओके, इसको लिखना नेसेसरी भी नहीं, आप लिख दीजिए कि BE और CE को मिलाया। ओके, लिख भी सकते हैं, आप लिख दीजिए या यहीं पर लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन में क्या है कि BE तथा, है ना, BE तथा CD को मिलाया। ओके, BE तथा CD को क्या किया, मिलाया। अब क्या करें, प्रमाण करना, तो आप पहले एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADE में चलिए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिख सकते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार AD 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई EN, ठीक है। उसी तरह लिख सकते हो इक्वेशन 1 IC को लिख सकते हो सिमिलरली। उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, अगर BDE का बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। देखो जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, जैसे हम लोग पढ़े ना दोस्त बच्चा में, ऐसे भी ये अगर एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ये लंब है, और ये तुम्हारा लंब है और ये तुम्हारा आधार है, तो इसका पढ़े ना 1/2 गुना आधार यानी BC गुना ऊंचाई यानी AB, ये पढ़े ना, ये फॉर्मूला उसी पे लिख रहे हैं। तो देखो ये इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर लंब है, तो ये आधार हो गया, ये आधार यानी AD गुना EN, ठीक है। उसी तरह BDE ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, BDE ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार यानी ये BD हो जाएगा, क्योंकि BD और ऊंचाई यानी हाइट जो होगा वो EN होगा। इक्वेशन 2, 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, है ना, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। अगर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो इसको भी डिवाइड होगा, यानी हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन बाई हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। ओके, तो आप देखो कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों हाफ हाफ कैंसिल, आपको आ गया क्या, ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी। इसको इक्वेशन थर्ड लिख लीजिए। ठीक, अब सिमिलरली मतलब इसी प्रकार मैथमेटिक्स में होता है कि अगर सेम प्रोसेस को आप कर रहे हो, जिस तरह हम इस ट्रायंगल में ए डी ई इसको बेस मान के और इस बी डी ई का एरिया निकाले, क्षेत्रफल निकालें और डिवाइड कर दिए, उसी तरह अगर हम इसमें भी करते हैं। देखो जब इस दोनों ये वाला ट्रायंगल ए डी ई और बी डी ई का एरिया निकालें और डिवाइड कर दिए तो हमको क्या मिला, ए डी बाई बी डी मिला। उसी तरह जब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी लेंगे और लेंगे सी डी ई, ये दोनों, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, ए ई बाई इसी आएगा, ए ई बाई इसी आएगा। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली, या इंग्लिश हिंदी में इसी प्रकार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार। इसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल उस पार वाला ए ई डी, एरिया ऑफ ए ई डी बटे एरिया ऑफ नीचे वाला को आप लिख सकते हैं सी डी ई। इस दोनों का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये दोनों हाफ हाफ और ये कट जाएगा तो आपका बच जाएगा ए ई बाई सी। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए आपको ये ए डी बाई बी डी बराबर ए ई बाई सी करना था, तो ए डी बाई बी डी यानी ए ई बटे बी डी बराबर ए ई बाई ई सी, ये आ गया। ओके, बट जब इस दोनों को इक्वेशन थर्ड और 4 को अगर तुलना करेंगे, मतलब कंपेयरिंग करेंगे, तो देखो दो जब इक्वेशन को कंपेयर किया जाता है तो अगर उसका LHS सेम हो जाए तो RHS बाय द वे इक्वल, अपने आप इक्वल हो जाता है। जब ये दोनों को कंपेयर कर रहे हो जिसका LHS सेम है तो ऑब्वियसली इक्वेशन है, तो जब LHS सेम है तो RHS भी सेम ही होगा। हाँ, तो हमको RHS दोनों का सेम कराना है, मतलब हमको ये दोनों को इक्वल कराना है, मीन्स हमको ये दोनों सेम होगा तब ना ये दोनों मेरा इक्वल करेंगे। तो हम इस दोनों पे देखते हैं, तो इस दोनों पे देखते हैं तो क्या है, एरिया ऑफ ए डी, आप अच्छा से देखो तो एरिया ऑफ ए डी ई ये वाला एरिया और बी डी ई ये वाला एरिया, दोनों वाला एरिया। ठीक, इसमें से बाई एरिया ऑफ ई डी ए ई डी और बाई एरिया ऑफ सी डी ई। तो आप देख पा रहे हो सी डी ई, आप देख पा रहे हो क्या कि आप देख पा रहे हैं कि इस दोनों का अगर इस दोनों पे आप कंपेयर करो तो ए ई डी, देखो ये वाला एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ ई डी ए ई डी, ये तो दोनों सेम है। अब इस दोनों एरिया पे देखते हैं अगर कोई रिलेशन है तो एरिया बी डी, देखो बी डी ई, देखो एक बार बी डी ई ये वाला एरिया बी डी ई और एरिया सी डी ई दिखाई दे रहा है बच्चा, ये वाला एरिया। तो हम लोग क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कि ये अगर एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है ना। हम लोग पढ़े थे क्या, इफ टू ट्रायंगल्स lies between two parallel lines and lies on the same side and between the two parallel lines then the area of a triangle are equal, हम लोग पढ़े थे कि अगर दो ट्रायंगल एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो हम इस बात को यहाँ पर लिख देंगे। ओके, इस बात को हम लोग को लिखना चाहिए, 5 मार्क्स का हम लोग को लिखना चाहिए। हम इधर लिख दे रहे हैं, हम लिखेंगे क्या, सिंस यानी चूंकि एरिया ऑफ बी डी या ट्रायंगल बी डी लिख सकते हो, ट्रायंगल बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई और है ना, और ट्रायंगल सी डी ई एक ही आधार कौन सा आधार पे, आप देख पा रहे हो कि बी डी ई उसका भी आधार डी है, सी डी उसका भी आधार डी, यानी एक ही आधार डी ई तथा एक ही समांतर रेखा कौन, डी ई समांतर बी सी के मध्य स्थित है। ये दोनों स्थित है, तो जब ये दोनों स्थित है तो इसलिए बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर हो जाएगा एरिया यानी क्षेत्रफल है ना, इसको ए आर ई लिखिएगा आप, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को 3, 4 बोले तो आप इसी क्वेश्चन को 5 नेम दे सकते हैं, कोई भी नेम दे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस तीनों इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, समीकरण कौन सा, समीकरण 3, 4 तथा समीकरण 3, 4 तथा 5 है ना, इक्वेशन 3, 4 एंड 5 इसको आप जब कंपेयर किए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी ए डी बाई बी डी
ए डी बाई बी डी बराबर आपका क्या हो जाएगा ए ई बाई सी ई, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, यानी आप इसमें लिख सकते हैं पी डी। ओके, प्रूव करना था। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चा। आप इसको थ्रू आउटली 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसको तो कर ही रहे हैं, लेकिन जस्ट इसका जो रिवर्स मतलब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है ना, तो उसको भी आप कर लीजिएगा। ये आपका 6.1 थ्योरम है, वो 6.2 को भी आप कर लीजिएगा। ओके, सो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए बच्चा, फिर 59 है। 49 की मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर है। क्या 6 मीटर है, ठीक है। आपको ये बोल रहा है कि एक आपका जो बिल्डिंग है उसके फुट ऑफ द बिल्डिंग से 4 मीटर एंड 9 मीटर पे 2 पॉइंट्स है। ओके, तो बोलता है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of the tower or building, top of the building is complementary, then prove that the height of the building or height of the tower is 6 मीटर। ओके, इस तरह पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखो बच्चा, इसको ना बनाने से पहले मतलब इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 9 का ये क्वेश्चन है, चैप्टर 9 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें ना बनाने के लिए सब क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। सबसे पहले क्या है, आप क्वेश्चन को अच्छा से रीड करो, रीड करने के बाद ना इसके अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल बनाओ, मतलब क्या, फिगर बनाओ, ठीक है। तो मीनार फिगर बनाओ, बोलता है मीनार के आधार से, तो कोई भी एक मीनार मीन्स कोई भी जो है, चाहे मीनार लिखे, पोल लिखे, या फिर आपका मल्टी बिल्डिंग मीन्स क्या है कि आपका और भी खंबा लिखे, जो भी लिखे, तो ये क्या होगा कि ये याद रखना कि ये लिखना परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। मान लो ये नाम दे देना ए बी जो है आपका ये कि ना क्या है, H मीटर जो ऊंचा मीनार है, ठीक है। तो बोलता है क्या कि इस मीनार के आधार से, तो मीनार का आधार ये हुआ, यहाँ से एक सरल रेखा में, ये सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। मान लो 4 मीटर और 9 मीटर पे क्या है, दो बिंदु है। तो मान लो क्या, एक पॉइंट जो है, दो पॉइंट्स है, तो एक पॉइंट को सपोज करो यहाँ पर है, एक पॉइंट है सपोज करो यहाँ है। तो बेसिकली 9 मीटर जो दूर वाला होगा, ये पॉइंट ए हम इसको पी मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को क्यू मान ले रहे हैं। तो जो दूर वाला होगा वो तुम्हारा 9 मीटर पे होगा, और उसी तरह ये वाला जो होगा ये तो आपका 4 मीटर पे होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है। तो बोलता है कि मीनार के शिखर का, ये मीनार है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी ये टॉप, तो इसके ये एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है आपके, है ना, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच। ओके, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका जो है वो पूरक कोण है, मीन्स क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो सपोज करो अगर ये आपका थीटा होगा, ये क्या होगा, थीटा होगा, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, तो आपका ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ओके। तब ना आपका ये जो दोनों मिलके 90, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का सम जो है जोड़ 90 डिग्री होगा। तो बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, मतलब ये आपको कितना है, 6 मीटर, इसको सिद्ध करना है। तो ईजिली है, आप इसको निकाल दीजिए, 6 मीटर मतलब इसका हाइट निकाल दीजिए, ऊंचाई निकाल दीजिए, अगर 6 मीटर हो गया प्रूफ। ओके, तो आप इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, ये 5 मार्क्स का। तो एकदम अच्छा से पहले फिगर बना लें, फिगर बना लेने के बाद आप ना इसमें ट्रायंगल ढूंढिएगा। तो देखो दो ट्रायंगल है, ए पी बी और ए क्यू बी, ठीक है ना, दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल पे हमको काम करना है, ठीक है। सिंपल सा बात है। पहले हम इसको लिख देते हैं अच्छा से कि माना ए बी बराबर जो H मीटर ऊंचा जो है आपका क्या है, आपका मीनार है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई सपोज करो, ठीक है ना। और उसी तरह ए पी बराबर आप लिख लो 4 मीटर मान लो, और ए क्यू नहीं बी पी सॉरी पी पी बराबर आपका, ये आपका बी क्यू जो है, यानी पॉइंट क्यू का जो डिस्टेंस है बी से, वो तुम्हारा कितना 9 मीटर है। बस अब लिखो कि इस ट्रायंगल में लिखना है। अब वो ट्रायंगल का नाम लिखो, ट्रायंगल ए पी बी में, ठीक है ना, ट्रायंगल ए पी बी में। तो अब कौन सा क्या लगाओगे, कैसे पहचानोगे, देखो इस एंगल के लिए, इस कोण के लिए ये इसके सामने वाला क्या होता है, पर इसके सामने वाला इसके परपेंडिकुलर होता है, और इस पे ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कौन बताता है, आपको मालूम है। जैसे साइन जो होता है, साइन वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का P/H बताता है, कॉस जो है वो B और H का रेशियो बताता है, टेन जो है वो P और B का रेशियो बताता है। तो आप यहीं से पूछना, एंगल से पूछना, यही आपको बता देगा। बहुत बच्चे में कंफ्यूज होता है कि कौन सा चूज करेंगे, ठीक है।
अब इस एंगल से पूछो इसके लिए क्या परपेंडिकुलर है, ये क्या बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस का, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या कि टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे ए बी, और बेस की जगह क्या लिख देंगे, हम लिख सकते हैं बी पी। ओके, तो डियर स्टूडेंट देखो आराम से एकदम ईजिली लिखना है। ए बी बराबर कितना, ए बी को हम एच माने, बी पी तुम्हारा कितना 4 है, तो 4 आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन 1 मान दो। ठीक, अब फिर क्या करो, हम इधर लिख रहे हैं इस ट्रायंगल में चल जाए, बड़ा वाले ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल, अब किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए क्यू बी में चलेंगे। तो अगर फिर देखो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये वाला ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस, तो हम इसको लिख सकते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी बाई बेस, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा। तो ये 1090 माइनस थीटा, आप कॉम्प्लीमेंट, आप जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है आप लोग पढ़े थे उसमें कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये हम लोग पढ़े थे, इस ये फॉर्मूला है। ओके, आई होप आपको याद होगा ये। तो 1090 माइनस थीटा तो क्या आ जाएगा कॉट थीटा, और यहाँ पर ए बी आपका कितना है एच माने, और बी क्यू कितना आपका 9, तो 9 लिखे। अब देखिए अब दोनों को हमको कंपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ 10 को, अगर 10 को कॉट मतलब कॉट को 10 के फॉर्म में या 10 को कॉट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो 10 थीटा को लिख सकते हैं आप, 10 थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, 10 कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाई 10 थीटा। तो 1 बाई 10 थीटा इज इक्वल टू एच बाई 9, तो दैट इम्प्लाई 1 बाई 10 थीटा यानी 10 थीटा को इसका रेसिपल कर दो, यानी 10 थीटा बराबर 9 बाई 4, इसको भी ये कर दीजिएगा, पलट दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों से फ्रॉम 1 एंड 2 से इक्वेटिंग कर दो, देखो कंपेयर कर दो दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, हिंदी मीडियम 1 और 2 से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। ओके, तो टेन थीटा देखो दोनों का समीकरण 1 और 2 से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का LHS सेम है, देन RHS ऑल्सो भी इक्वल है ना, h बाई मस्ट भी इक्वल h बाई 4 और 9 बाई 4 बराबर होना चाहिए, क्योंकि देखो दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन का दोनों का LHS सेम है तो RHS तो इक्वल होगा ही होगा क्योंकि इक्वेशन है, यानी h बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h बाई 4 इज इक्वल टू ये 9 बाई यहाँ h है 9 बाई एच है। ओके, h बाई 4 इज इक्वल टू 9 बाई एच, अब क्रॉस कर दो h इंटू एच तो क्या जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36, यानी एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36। अब एच का जो स्क्वायर रूट लोगे देयरफॉर एच बराबर कितना आ गया 6 आ गया, 6 मीटर है ना। तो देखो इतना ही ना प्रूव करना था हमको कि मीनार की ऊंचाई लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा 9 मीटर। ओके, इट्स वेरी इजी। आप इंग्लिश मीडियम आप इसको आराम से लिख सकते हो, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द टावर and BP the point of the distance of point P from the foot of the tower, BP is equal to 4 meter, BQ the point of Q from the foot of the tower B is 9 meter. Now in triangle APB, if you take tan theta is equal to P by B, front side by base, so tan theta is equal to AB by BP, so AB here value of AB will add here, AB is equal to 4, so I put here is AB is equal to H, then H, BP is 4 and here is equation 1. Similarly in triangle AQB, tan 90 minus theta is equal to AB by BQ, tan 90 minus theta is equal to cot theta, AB is equal to 4, BQ 9. Now tan theta can be, cot theta can be written as reciprocal of cot theta is equal to tan theta, 1 by tan theta is equal to H by 9. Now 1 by tan theta, so when we reciprocal of 1 by tan theta is equal to tan theta, and similarly H by 9, that we can write 9 by H. By comparing equation 1 and 2, we got h by 4 is equal to 9 by 4, cross multiplication h into h square 9 by 4 square root of h square, that will give you 6. Hence the height of the tower is equal to 9 meter proved. Is it clear? ये आपको आंसर नहीं, आप प्रूव लिखना है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। ओके बच्चा, देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 50, ये भी इजी है। क्या बोल रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ठोस का आयतन पाई के पद में लिखना है। ओके, आपको बोल रहा है कि इन इंग्लिश में हम बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि एक सॉलिड है जो है हेमी स्फेयर पे ऊपर एक जो है आपका कोन जो है उसमें एक कोन है आपका, ठीक है, जिसका जो रेडियस ऑफ बोथ और 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 3 एंड द हाइट ऑफ द कोन इज
इज इक्वल टू इट्स रेडियस, है ना, यानी उसका जो आपको कोन का यानी शंकु का जो हाइट होगा उसके त्रिज्या के बराबर है। तो ठोस का आयतन पाई के, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, ओके, पाई के टर्म में। इस तरह क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा वो आप देखिए। पहले सबसे पहले एक इसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन मिल जाए, क्या बोल रहा है, एक ठोस एक अर्धगोला, एक अर्धगोला पर क्या खड़ा है, एक शंकु के आकार का, मतलब इन हेमीस्फीयर, एक ये अर्धगोला, इस पर एक शंकु इस तरह है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, ये शंकु है, ठीक है, ये आपका हेमीस्फीयर है, ये आपका कौन है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन, क्या कि जो रेडियाई ऑफ हेमी सर्किल अर्धगोले का जो तुम्हारा त्रिज्या है वो आपका कितना बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, दोनों का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट इट्स इक्वल टू रेडियस। और जो ये तुम्हारा ऊपर में जो शंकु है कौन है, इसका जो हाइट है, ये हाइट ये भी इसके रेडियस के बराबर ही है, ओके, h बराबर ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये रेडियस जो है आगे भी आपका 1 सेंटीमीटर, तो हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, आप इस तरह लिख सकते हो, ठोस का आयतन लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉलिड, या सॉलिड लिख सकते हैं। ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ यानी आप हिंदी में लिख रहे हैं तो शंकु का आयतन आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन जो होगा वो आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस गोले का जो अर्धगोले का होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब, हाँ, 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। तो आप देख लीजिए 1/3 कॉमन ले सकते हैं, पाई भी कॉमन ले सकते हैं, आर दोनों का रेडियस में, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है, तो कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर तो दोनों में होगा, आर स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें क्या बच जाएगा 1/3, इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसमें h बच जाएगा, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 पाई है, एक आर है तो आर, 2r, ठीक है। अब इसको रख लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच को भी आपका 1 है, आर भी आपका 1 बोल रहा है, तो 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 × 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये कैंसिल, हमको पाई का वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि पाई के टर्म्स में हो रहा था, पाई × 1 तो पाई, पाई आपका वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आपको बस इससे क्या करना है, क्या कि आपको एक ये बनाना फिगर, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना, ओके। आई होप आपको समझ में आएगा। वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ cone is 1/3 pi r square h, which is 1/3 times the volume of the cylinder, and volume of hemisphere is equal to 2/3 pi r cube. Now we take the common, we take common part 1/3 pi r square as a common, and here is h plus, then plus here 2 and here r cube, then r. We put the value of h is 1, r is 1, so 2 1 2 and plus 1, that will give 3. After the calculation we got 5 centimeter cube, okay. Is it clear? I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चा ये आपका 4 क्वेश्चन तो बना दे, बट ये 5 भी बना दे रहे हैं, और इसमें जो एक क्वेश्चन 51 बच गया छोटा, वो फ्रस्टम है आपका, जो आपका इसका बोलते हैं शंकु के छिन्नक का, ठीक है। तो वो क्वेश्चन और डिलीटेड पोर्शन है, ओके। ऐसे भी हमको 4 ही यानी 4 हमको बनाना था, बट उसके इसलिए हम उसको स्किप किए और इसको बना रहे हैं, ठीक है। फिर भी 5 बना दे रहे हैं, आपका एज योर विश, एक ज़्यादा बना दे रहे, कोई भी आप 4 ही बनाना, आप ज़्यादा मत बनाना, ओके। ये भी ईजी आपके पास ऑप्शन रहेगा। ये क्वेश्चन दिया है क्या है कि आपका जो है एक है, आपको इसमें बोलता है कि आपको शायद इसमें बहुलक निकालने बोल रहा है, दैट मीन्स मोड निकालने बोल रहा है, फाइंड द मोड ऑफ द फ्लोइंग, हाँ, तो बहुलक ज्ञात कीजिए, ओके। तो इसमें आपका ये क्लास इंटरवल यानी 12 वर्ग अंतराल दिया है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता दिया हुआ, इसमें आपको ये निकालना है, आपको बहुलक निकालना है, मोड ऑफ निकालना है, तो इट्स बहुत ईजी है। इसमें आपको अधिकतम फ्रीक्वेंसी निकालना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो आप देख पा रहे हो कि अधिकतम, आप इसको लिख सकते हैं कि अधिकतम फ्रीक्वेंसी क्या है, अधिकतम बारंबारता जो है, अधिकतम बारंबारता आपका जो है कितना, अधिकतम बारंबारता जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो कितना है, ये 6 से ये 8 है, ये 15 है, 9 है, 8 है, तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कितना है 15 यानी 15, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 15।
तो उसका जो करस्पॉन्डिंग क्लास होगा, इसके जो संगत वर्ग अंतराल होगा वही होगा आपका बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसलिए बहुलक वर्ग, इसलिए जो आपका बहुलक वर्ग है, पहले बहुलक वर्ग को आइडेंटिफाई कर लो। बहुलक वर्ग कितना आ जाएगा आपका 30 से 40। ठीक है, अब जो फॉर्मूला लगता है उसके हिसाब से एक बार साला लिख लो कि L बराबर यानी बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट यानी आपका हो जाएगा तुम्हारा 30। ठीक है ना, L है ना, L प्लस आप लिखते हैं F1 माइनस F0 है ना, F1 लिखते हैं आप, F1 लिखते हैं आप बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो कितना आ जाएगा F1 हो जाएगा तुम्हारा 15 हो जाएगा, F0 यानी बहुलक वर्ग की पहले वाले वर्ग की बारंबारता तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, F2 हो जाएगा बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता है ना, तो कितना आपका 9 हो गया है ना। और H जो होता है आपका वर्ग अंतराल, तो अब ये आपका जो क्लास साइज जो है, तो आप देखो ना कितना है वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 20 से 30 यानी 10 10 का है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली बहुलक, आप बहुलक का फॉर्मूला पुट करो, बहुलक बराबर ये सिर्फ है मतलब फॉर्मूला पुट करना है, याद रखना L प्लस होता है F1 माइनस शायद F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू होल पे इंटू H। अब इसको पुट कर दो वैल्यू, L कितना 30 तो 30 रख दिया बच्चा, L प्लस F1 कितना आपका, F1 आपका है 15 माइनस F0 कितना बच्चा आपका, F0 है आपका 8 तो 8 बाई 2 F1 यानी 15 टू 30 माइनस F0 8 और F2 कितना माइनस 9 इंटू H कितना तुम्हारा 10 तो 10। अब इसको इजीली सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ गया आपका। तो आप 15 में 8 चला गया 7, यहाँ हो गया आपका 30 और 8 9 हो गया आपका 17 तो 13 बचेगा 17 10 तो इधर आपका 3 बच गया, फिर 2 में 1 1 13 तो इधर बच गया 13 इंटू कितना आ जाएगा 10। अब इधर बच गया आपका 30 प्लस 7 10 जस्ट 70 अपॉन 13, तो आप इसको लिख सकते हैं 30 प्लस डिवाइड करो 13 6 65, हिंदी में 13 से 70 को डिवाइड करना, 13 5 65। ठीक है, इसी तरह ना करते हैं 13 5 65 10 में 5 5 मतलब 10 पे 5 5 पॉइंट रखिए, फिर 0 रखिए, 13 3 39 33 39 जिसको बोलते 33 हाँ 33 39, तो फिर कैरी 1 तो 9 में 10 1 फिर 1 11। सो आप इसके पास 5.3 तक ही जाइए और एक और चलना है तो 39 जा 100 है ना, 100 17 हाँ 13 8 जा है ना 13.8, 13 को 8 से डिवाइड कीजिए, 13 मल्टीप्लाई कीजिए, 13 8 जा 100, 13 8 जा 112, 3 8 जा 12 टू कैरी 1 और 3 1 जा 8 3 जा 24 4 कैरी 2 8 1 जा 8 और 2 16, 8 1 जा 8 और 2 10 104 होता है ना, 104 तो 13 5.38 है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 डिजिट के बाद यानी 5.38 के अप्रॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद जो जाएगा आप उसमें 1 डिजिट आप आगे यानी 5.3 आप लिखें डायरेक्टली, तो यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा कितना है आपका, आप जब डिवाइड किए तो कितना यानी डिवाइड किए तो 5.38 है ना, तो आप इसको जब डिवाइड करिएगा तो 35.38। ठीक है, आप 2 डिजिट हो जाएगा, अगर इससे ज़्यादा आ जाएगा ये 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो आप इसको राउंडिंग फिगर में ले लीजिएगा अगर क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आपका बहुलक आंकड़ा हुआ। ओके, आपको बहुलक निकालना बना। तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट, और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है, इसमें अभी फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमको बताइएगा, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में नहीं है। ठीक है, हम इसका ट्राई करेंगे कि हम आपका रिप्लाई दे पाएँ। ओके, सो आप लगातार कोशिश करते रहिए, अभी भी बहुत सारा है, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, सिर्फ आपको ये करना है क्या, जो आपके पास जो अभी जो टाइम लेफ्ट, जो टाइम बचा हुआ 1 मंथ के अप्रॉक्स जो टाइम बचा हुआ, बस उसको पूरा ऑनेस्टी के साथ, ओके बच्चा, ऑनेस्टी के साथ सिर्फ आप उसको स्टडी कीजिए, सब हैं अपने वीक जॉन को अपना थोड़ा सा देखिए कि कौन सा क्वेश्चन पे थोड़ा आपको मतलब कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है या फिर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, बस 1 2 बार रिवाइज कीजिए, आ जाएगा। 10 क्लास के मैथमेटिक्स में कोई ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। ओके, सिर्फ आप कंटिन्यू रहिए और लास्ट तक, बस एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी भी कोई भी बच्चा जो ना पढ़ा, उधर क्या आप किए, उधर 9th मंथ 9 मंथ ना क्या किए,
उधर 8-9 महीना पढ़े ना पढ़े वो उतना इफेक्ट नहीं। अगर अभी आप ना पढ़ रहे हैं, अभी अगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं तो ये आपके ये गलत होगा। इसीलिए अभी भी आप उठिए, अभी भी एकदम अच्छा से बनाइए, सारा क्वेश्चन बनाइए, डाउट होगा आप पूछिए, बट सारा क्वेश्चन बनाए, ओके, और कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।